हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग जो है वो किस मैकेनिज्म से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि जो तरह तरह के जीव होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, आज का वीडियो हम ये जानेंगे कि जो ब्रीदिंग होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ब्रीदिंग वर्ड जो है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है, तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखें वो जाके पहले वीडियो देख लें, क्योंकि अगर वो इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो आज की वीडियो उन्हें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग दो स्टेजेस में होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब कि एटमॉस्फेरिक का एयर जो है वो हम अंदर की तरफ लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन को क्या बोलेंगे, जो हमारे एल्वेलाई में एयर जो प्रेजेंट है उसको जो हम बाहर की तरफ रिलीज आउट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। इसको इनहेलेशन से भी जाना जाता है, इनहेलेशन। अगर एग्जाम में इनहेलेशन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनहेलेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक्सहेलेशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन, एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन। मतलब मैंने बता दिया इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। ठीक है, अब यही चीज क्या होती है, ब्रीदिंग। अब क्या होता है, अब क्या पढ़ना है कि किस मैकेनिज्म से ये चीज होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कौन से मैकेनिज्म से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मैकेनिज्म हो उसका अपना एक प्रिंसिपल होता है, वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे इनका प्रिंसिपल क्या है, मतलब ब्रीदिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसका प्रिंसिपल है प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ये प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे काम कर रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जहां पे हायर प्रेशर है वहां से होता है कहां की तरफ, जहां पे लो प्रेशर, जहां पे लो है। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर, ये आपस में जुड़े हैं। अगर इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे और इसको यहाँ पे क्यों आएंगे, एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर वो यहाँ से एयर पार्टिकल्स जो है वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, प्रेशर मतलब जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो इस वजह से होता है कि दोनों जगह जो प्रेशर हो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसी को अचीव करने के लिए जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट होता है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा प्रेशर है लो की तरफ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर जहाँ पे मतलब इस साइड ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, उसको बराबर करने के लिए, मतलब दोनों तरफ प्रेशर को बराबर करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे मैंने कंटेनर बताया, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, एटमॉस्फेयर और लंग्स हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसका, एयर पार्टिकल्स का। ठीक है, तो कैसे हो रहा है आइए देखते हैं। अगर एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर लंग्स के प्रेशर से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब लंग्स का जो प्रेशर है लंग्स का ये कम हो जा रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, तो एयर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में आ जाती हैं। समझ रहे, हमारे लंग्स का प्रेशर जो है वो कम हो जा रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर से जो एयर पार्टिकल्स है वो हमारे लंग्स में चली जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे लंग्स का प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर के मुकाबले, तो हमारे लंग्स से एयर बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो एयर पार्टिकल्स इस साइड मूव कर जाएंगे। ये किस बेसिस पे काम कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट पे काम कर रहा है। अब ये जानेंगे कि लंग का प्रेशर घटता बढ़ता कैसे, लंग्स में प्रेशर जो है वो घट कैसे रहा है और बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, ये जानेंगे।
चलिए, ये तो हमने देख लिया कि जो हमारा ब्रीदिंग है वो किस प्रिंसिपल पे होता है। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज होती है जो प्रेशर घटता पड़ता है हमारे लंग्स में, कि ऐसी क्या चीज होती है कि हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, वो कैसे होता है, ठीक है, वो भी देखेंगे। उसको जानने से पहले ये चीज जान लीजिए कि प्रेशर ग्रेडियंट का एक रूल होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इस बेसिस पे ये चीज होगी, इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, ये जो डोम शेप है ये क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है। और ये जो इधर उधर है, मतलब साइड साइड में बनाया है, ये क्या है, रिब्स है, आपके पेयर ऑफ रिब्स है। और इसके बीच में जो ये लाइन बनी है, ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है कि जो हमारे रिब्स के बीच में, जो पेयर ऑफ रिब्स होती है उसके बीच में जो मांस पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे भी है, ये क्या है, डायफ्राम है। और ये रिब्स है, ये इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ब्रीदिंग में, ये जो डायफ्राम है ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स स्टेट में है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, ये नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। ये ऐसे फैला हुआ है ऐसे शेप में। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई खींचेगा तो ऐसे ऐसे सीधे वहां होगा ना, तो ये नीचे की तरफ खींचता है, सीधा होता है। और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये रिब्स को क्या करते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, रिब्स को अपलिफ्ट करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा खींचते हैं, ठीक है। इन सब से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम नॉर्मल स्टेज में बैठे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, तो हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर और हमारे लंग्स का प्रेशर सेम है। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये क्या हो रहा है, इसको ऊपर खींच रहा है और ये डायफ्राम नीचे खींच रहा है। फिर क्या हो रहा है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। उसके वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है, लंग्स वॉल्यूम मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। अंदर पल मतलब लंग्स के अंदर की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है कि जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारे रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है वो थोड़े ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जा रहे हैं और ये हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। जब हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। यहाँ मैंने बताया वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। क्या प्रेशर घटेगा तो क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा लंग्स के प्रेशर से। तो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होगा, अंदर की तरफ खींची चली जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ वो चली जाएगी, ठीक है। इतनी चीज, ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन। ये हमने जाना कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। जो एटमॉस्फेयर की हवा, एटमॉस्फेयर की हवा अंदर पहुंच जाती है, उसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। अब देखिए, ये जब एटमॉस्फेयर की हवा अंदर आ गई, हमारे एल्वेलाई तक पहुंच गई, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो डायफ्राम है ये धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे आता है, अब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी रिलैक्स होंगे, मतलब ये जो थोड़ा ऊपर की तरफ थे वो वापस अपनी जगह पे नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा
कि वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था हमारे लंग्स का। अब क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम घट रहा है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब जब ये घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम जब घटेगा तो क्या मैंने बताया, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा, लंग्स में बढ़ेगा। जब प्रेशर लंग्स में बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, मतलब कि यहाँ से जो एयर पार्टिकल्स है वो मूव कर जाएंगी एटमॉस्फेयर में। तब यह क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन। ये क्या हो गया हमारा, एक्सपायरेशन, और ये क्या हो गया हमारा, इंस्पायरेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है। फिर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है इसके मुकाबले, तो वहां पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो अंदर की तरफ चली आती है। इसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। और जब वापस डायफ्राम जब रिलैक्स होता है और ये रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी जब रिलैक्स होंगे तो अपनी अपनी जगह पर वापस जाएंगे, तो वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, यहाँ से वो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे हमारी ब्रीदिंग जो है वो होती है, ठीक है।